वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल PSIR एकेडमी विद पूजा मैम। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 मींस 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के कुछ मुख्य प्रावधान, कुछ मुख्य प्रोविजंस को हम समझेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट, यह पहला अधिनियम था जिसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी कि एबॉलिश ऑफ द ट्रेड मोनोपोलीज करने की घोषणा की गई, समाप्त करने की घोषणा की गई। लेकिन चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था वो बना रहा, ठीक है, उसे कंटिन्यू किया गया। मींस कि चाय और चीन का जो व्यापार था इसको जारी रखा गया, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी का था, मोनोपोली था, एकाधिकार था व्यापार पे, इसे हटा दिया गया। इस पॉइंट को ऐड करने का रीजन क्या था वो समझते हैं। तो हम देखते हैं कि 17वीं 18वीं शताब्दी में लगभग 1780 के दशक में हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया रहता है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के परिणाम स्वरूप बड़ी बड़ी कारखाने, बड़े बड़े मशीन का इन्वेंट किया जाता है, आविष्कार किया जाता है, और प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन शुरू किया जाता है। और मशीन्स के लिए रॉ मटेरियल का एक अच्छा सोर्स था जो भी उस समय के कॉलोनीज थे वो। तो इस तरह से रॉ मटेरियल को प्राप्त करने का एक अच्छा सोर्स था जो भी उस समय के कॉलोनीज थे वो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो भी मशीनों से मास प्रोडक्शन किए जा रहे थे उसके लिए मार्केट भी तो चाहिए था। तो कुल मिला के इंडिया के रूप में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तो रॉ मटेरियल प्राप्त करने का एक जरिया मिल गया, और दूसरा क्या हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया एक मार्केट के रूप में दिखा जहां पे वो अपने मास प्रोडक्शन को डंप कर सकती थी। तो कुल मिला के इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों बिंदु को ध्यान में रख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कि इंग्लैंड में जो अन्य बिजनेसमैन थे, अन्य व्यापारी लोग थे, उनके मांग भी लंबे टाइम से थी कि ईस्ट इंडिया को जो एकाधिकार दिया गया है, मोनोपोली दी गई है बिजनेस करने की, उसको हटा के हमको भी अवसर दिया जाए, बाकी जो बिजनेसमैन थे ब्रिटेन में उनको भी अवसर दिया जाए। तो कुल मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या की, लाइसेंस देना शुरू करी अन्य जो व्यापारी लोग थे उनको, ठीक है, और इस लाइसेंस के बदले पैसा लेना शुरू करी। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड के अन्य बिजनेसमैन थे, अन्य व्यापारी लोग थे, उन्हें पैसा लेकर के लाइसेंस प्रोवाइड कराना शुरू करी, जिससे कि यह इंडिया में आते और यहाँ से रॉ मटेरियल को ले जाते, ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते हैं और मास प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे डंप करना शुरू कर दिए, यहाँ पे बेचना शुरू कर दिए। तो इन सारे कॉजेस की वजह से ये पहला पॉइंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1830 के इस एक्ट में ऐड किया गया। अन्य इसके पॉइंट्स देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि इस अधिनियम में पहली बार शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख का कोष निर्धारित किया गया, लेकिन इस धन का जो प्रयोग हुआ वो भारतीयों की शिक्षा के विकास के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के खर्च के लिए किया गया। इसका मुख्य पर्पज ये था कि इंडिया में जो लोग थे उनको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो इनके जो ब्रिटिशर्स थे इनके कार्यों में सहयोग कर सकें, ठीक है। तो कुल मिला के शिक्षा का जो इंडियन के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के बजाय यह ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में थोपना शुरू करें और अंग्रेजी शिक्षा को, अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर खर्च करना शुरू किए इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह देखते हैं कि इस अधिनियम में पहली बार ईसाई मिशनरियों
को धर्म प्रचार की पूरी तरह से छूट दी गई, जिससे कि धर्मांतरण की प्रक्रिया इंडिया में बढ़नी शुरू हुई। ठीक है, मीन्स की जो जो ब्रिटेन से जो मिशनरीज आ रहे थे वो इंडिया में धर्म परिवर्तन शुरू किए। कुछ गरीब लोग जो हुआ करते थे उनको लालच दे करके, पैसे दे करके या अन्य बहुत सारी तरीकों से उनके रिलीजन को, उनके धर्म को परिवर्तित करना शुरू करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से जो लोकल यूनिट थे, लोकल जो स्थानीय निकाय थे, स्थानीय निकायों को करारोपण का भी अधिकार दिया गया। मीन्स की लोकल गवर्नमेंट जो थे उन्हें टैक्सेशन के लिए राइट अधिकार दिए गए कि वो लोकल गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेशन शुरू कर सकते हैं। और जो लोग भी टैक्स को पे नहीं कर सकते, जो टैक्स भर नहीं पाते, भुगतान नहीं करते थे, उन्हें दंड भी दिया जाना शुरू किया गया। कुल मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडिया में पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी। ठीक है, कि लोकल गवर्नमेंट जो थी, स्थानीय जो गवर्नमेंट थी, निकाय थे, उनके माध्यम से अकूत धन इकट्ठा किया जाना शुरू किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ईस्ट इंडिया कंपनी के जो नुमाइंदे थे उनके द्वारा, और शोषण किया जाना शुरू किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से कर से प्राप्त राजस्व के लिए नियम संहिता का निर्धारण हुआ। ठीक है, जिससे ब्रिटिश सरकार की साख संरचना और मजबूत हुई। ठीक है, तो यह ऐसा अधिनियम था जिसमें पहली बार जो टैक्सेशन था हो रहा था उसके लिए, ठीक है, और जो रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा था उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए और ज्यादा से ज्यादा टैक्सेशन शुरू किया गया लोकल गवर्नमेंट से लेकर के। आप देखोगे कि जो भी प्रोविंस थे वहां पर, प्रिंसली स्टेट में, सभी जगह टैक्सेशन लगाया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अधिक से अधिक उसकी साख संरचना को और मजबूत किया जाना शुरू किया गया इस एक्ट के माध्यम से। इस अधिनियम के माध्यम से कोलकाता, मुंबई और मद्रास सरकार के द्वारा निर्मित कानून को वैधता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। मतलब ये कहा गया कि जो कोलकाता है, मुंबई है और मद्रास है, ये जो प्रोविंस है, इसकी जो गवर्नमेंट है वो कोई भी लॉ, कोई भी विधि, कोई भी कानून अगर बनाएगी तो उसे लेजिटिमेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसे वैधता प्रदान करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक्सेप्टेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो इस तरह से इसमें एक बाध्यता का निर्धारण किया गया। 1813 की इस एक्ट में भारत में कंपनी शासित क्षेत्र पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुत्व को स्थापित किया गया। मीन्स कि जो कंपनी थी, ठीक है, ये आई थी इंडिया में व्यापार करने के लिए। ठीक है, और ये एक व्यापारिक के रूप में यहाँ पे थी। क्राउन से परमिशन लेकर के ये आई हुई थी। वो अब यहाँ पे क्या हुआ कि क्राउन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इंडिया में हो गया। इंडिया में क्राउन का एक प्रभुत्व स्थापित कर लिया गया इस एक्ट के माध्यम से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे इस एक्ट के। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट करिए कि आप फर्दर अन्य किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।